हाँ भी बच्चों देखिए, आज अपने करेंगे फंजाई का पार्ट 3 और ये स्क्रीन पर मेरे नंबर है 9588236104। आपको टॉपिक से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी पार्ट समझने में समस्या आ रही है, तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, 9588236104। ठीक, देखिए अपने बात कर रहे हैं फंजाई की और पार्ट 3 आज, और अपने जो टॉपिक है अब वह है कवकों के विस्तृत लक्षण, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक, तो अपनों ने कवकों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बेसिक जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई है, फादर ऑफ माइकोलॉजी वगैरह वो है, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक फंजाई होती है। फिर बताया कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स, इनको भी कवकों में रखा गया है। जो स्लाइम मोल्ड्स है ना, ठीक, इनको भी किस में सम्मिलित किया गया है? फंजाई में। लेकिन ये असत्य कवक है, भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है? असत्य कवक है। ठीक, ये क्या है? असत्य कवक है। अब देखिए इनको हिंदी में क्या कहते हैं? औपंक कवक। ठीक, अपने बात करें फंजाई की, और मैंने आपको बताया है कि जो स्लाइम मोल्ड्स है ना, ठीक, कुछ वैज्ञानिकों ने स्लाइम मोल्ड्स को कवकों में रखा है, यानी इनको कवक माना है। ठीक, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? असत्य कवक है। इनको हिंदी में कहते हैं औपंक कवक। ठीक ठीक, अब सारे साइंटिस्ट इनको स्लाइम मोल्ड्स को कवकों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक, जैसे कि R.H. व्हाइटेकर है, R.H. व्हाइटेकर ने स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई नहीं माना, उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स को एक अलग ही किंगडम में रखा, प्रोटिस्टा में। जो व्हाइटेकर है, व्हाइटेकर ने स्लाइम मोल्ड्स को किस में रखा? प्रोटिस्टा में रखा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो स्लाइम मोल्ड्स को किस में रखते हैं? फंजाई में। किस में रखते हैं? फंजाई में। लेकिन ये वास्तव में क्या है? सत्य फंजाई है, हिंदी में कहते हैं औपंक कवक। अब बात है कि सही क्या है, इनको प्रोटिस्टा में रखना सही है या फंजाई में रखना सही है? देखिए ज़्यादा बेटर तो प्रोटिस्टा में रखना ही है। ठीक, क्योंकि जो फंजाई होती है ना, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके कुछ लक्षण हैं। पहले मैं आपको एक बार वो रिपीट कर दूं कि फंजाई की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए फंजाई की मुख्य विशेषताएं, पहली तो विषमपोषी, यानी हेटेरोट्रोपिक। दूसरी बात है इनमें क्या मिलती है? सेल वॉल। तीसरी बात है इनमें जो पोषण है ना, पोषण है वो अवशोषण विधि द्वारा होता है, अवशोषण विधि द्वारा होता है। तो फंजाई की ये 3 बातें मैंने आपको बता दी महत्वपूर्ण, कि फंजाई की ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण है कि फंजाई विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोपिक, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। फंजाई में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है। और तीसरा लक्षण है कि फंजाई जो है ना, इनमें पोषण, न्यूट्रिशन किस विधि द्वारा होता है? अवशोषण विधि द्वारा। ठीक, अवशोषण विधि क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड, फंजाई इस पर ग्रो करेगी इस तरीके से, फंजाई इस ब्रेड पर ग्रो करेगी, कवक जाल बनेगा। अब क्या है, जो कवक तंतु है ना, कवक तंतु, कवक तंतु से कुछ पाचक एंजाइम स्रावित होंगे भी। कवक तंतु से क्या स्रावित होंगे? कुछ पाचक एंजाइम, और वो पाचक एंजाइम डबल रोटी को गला देंगे, डबल रोटी को गला देंगे।
कवकों की जो भित्ति है या जो कवकों की सतह है ना, या कवक तंतुओं से पाचक एंजाइम्स स्रावित होते हैं और वो ब्रेड को या जो भोजन है उसको गला देंगे और एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन, सॉल्यूशन सा बन जाएगा गलाने के फलस्वरूप, ठीक। और कवक तंतु इस विलयन को अवशोषित कर लेते हैं, यानी पोषक तत्वों को वो क्या कर लेंगे? ऑब्जॉर्व कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो ये अवशोषण विधि, ठीक। तो ये फंजाई के 3 लक्षण हैं। अब स्लाइमोर्स की बात करें तो स्लाइमोर्स के बारे में ये विषमपोषी होती है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक। एक बात और, ज़्यादातर फंजाई बहुकोशिकीय है भी, कुछ एक अपवाद है जो एक कोशिकीय है, ज़्यादातर फंजाई क्या है? बहुकोशिकीय है। विषमपोषी एक कोशिकीय है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती, जो कायिक प्रावस्था है ना इनकी, उसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती। और इनमें पोषण कौन सा होता है? भक्ष पोषी, ठीक, फैगोट्रोपिक, यानी जो अपनों में मिलता है, यानी भोजन को सबसे पहले अंदर लिया जाएगा कोशिका में या बॉडी में, और फिर उस भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। ये होता है भक्षपोषी। लेकिन जो वास्तविक फंजाई है वो अवशोषण विधि द्वारा, यानी यहाँ पर क्या होगा कि भोजन बाहर है, कवक जाल या जो कवक की जो बॉडी है उससे भोजन बाहर है ये, और पाचक एंजाइम कवक रिलीज करती है और इसका पाचन शुरू हो जाता है बाहर ही, ठीक। और ये विलयन के रूप में आ जाता है और फिर इस विलयन को जो कवक तंतु वो अवशोषित कर लेते हैं। यानी यहाँ पर पाचन की क्रिया भोजन के बाहर होने पर ही शुरू हो जाती है, ठीक। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो भोजन था उसका पाचन शुरू हो गया है, क्योंकि कवक तंतुओं ने पाचक एंजाइम स्रावित करने शुरू कर दिए हैं और फिर विलयन बनेगा और उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, ठीक। और बाद में थोड़ा बहुत पाचन और भी होगा अंदर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंप्लीटली जो पाचन है ना वो अंदर ही होता है, ठीक। यानी पहले भोजन को ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद में पाचन होगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा बहुत पाचन है, भोजन जब बाहर होता है तभी हो जाता है, और थोड़ा बहुत भोजन जब भोजन को विलयन के रूप में अंतर ग्रहण कर लेते हैं फिर होता है। तो ये यहाँ पर है, ये भक्षपोषी है। और वास्तविक फंजाई ये अवशोषणी विधि द्वारा पोषण करती है, पोषण प्राप्त करती है, ठीक। तो ये अपना अंतर हो गया अभी, ठीक। स्लाइमोर्स के ये गुण है और फंजाई के ये गुण है। अब देखिए कि स्लाइमोर्स को फंजाई में क्यों रखा गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने स्लाइमोर्स को फंजाई में रखा है, कवकों में रखा है। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि विषमपोषी होते हैं, ठीक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनकी जो कायिक प्रावस्था है ना उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो इनके स्पोर होते हैं ना, क्या स्पोर्स, बीजाणु, वो भित्ति युक्त होते हैं, वाल युक्त होते हैं। यानी बीजाणुओं के चारों ओर कोशिका भित्ति मिलती है, लेकिन जो नॉर्मल जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ना, वेजिटेटिव जो पार्ट है उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन स्पोर्स में, इनके स्पोर्स में भित्ति मिलती है, वाल मिलती है, सेल वॉल मिलती है, ठीक। तो इस तरह इनके 1-2 लक्षण कवकों से मिलते हैं, इसलिए इनको कवकों में रखा गया है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वास्तविक कवक नहीं है, इनमें अंतर है। वास्तविक कवक अलग होती है, औपंक या स्लाइमोर्स अलग होती है। अंतर क्या है? मैंने आपको अंतर बता दी है। मेन अंतर 2 है कि ये फैगोट्रोपिक होती है, भक्षपोषी, और इनमें जो कायिक प्रावस्था होती है उसमें सेल वॉल नहीं मिलती, और यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, सेल वॉल मिलती है और अवशोषणी विधि, ठीक। अब अपनी बात करते हैं कवकों के विस्तृत लक्षण की। कवकों के विस्तृत लक्षण अपने पढ़ रहे हैं, और सबसे पहला है आवास। आवास, हैबिटेट।
देखिए, कवक अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, यानी कवक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, यानी कवक क्या होते हैं, विषमपोषी। ठीक, अतः ये उन सभी स्थानों पर मिलते हैं जहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ या जीवित जीव मिलते हैं। चूँकि विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये उन सभी स्थानों पर मिलते हैं, उन सभी स्थानों पर मिलते हैं जहाँ मृत कार्बनिक पदार्थ या जीवित जीव मिलते हैं। चूँकि ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो इनको भोजन के लिए किन पर निर्भर होना पड़ता है, मृत कार्बनिक पदार्थों पर या जीवित जीवों पर। ठीक, तो ये उन सभी आवासों में मिलेंगे, उन सभी स्थानों पर मिलेंगे जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ है, जीवित या मृत। ठीक, अब देखिए, कुछ फंजाई ऐसी है जो पौधों पर परजीवी है, और कुछ फंजाई ऐसी है जो जंतुओं पर परजीवी के रूप में मिलती है। कुछ फंजाई पौधों पर परजीवी है, कुछ फंजाई जंतुओं पर परजीवी है। पौधों पर परजीवी का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, पक्सीनिया। और जंतुओं पर जो रिंग वर्म है, रिंग वर्म, ठीक, जो दाद होता है, अपनी दाद, वो किसके कारण होता है, फंजाई के कारण ही होता है। या जो डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ, वो भी फंजाई के कारण ही होता है। तो दो उदाहरण बता दिए मैंने आपको, पौधों पर पक्सीनिया और जंतुओं पर रिंग वर्म, यानी एक फंजाई है रिंग वर्म। अब देखिए आगे, आवास के आधार पर कवक निम्न प्रकार के होते हैं। आवास के आधार पर कवक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जलीय कवक, पहला क्या है, जलीय कवक, इंग्लिश में कहते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक फंजाई, जलीय कवक, समझ गए आप। जलीय कवक यानी जो जल में मिलती है। ठीक, सभी प्रकार के जलीय आवासों में पाई जाती है फंजाई। ठीक, ये जल की गहराई में पैंदे तक पाई जाती है। ठीक, और ये जलीय कवक होती है, ये या तो मृतोपजीवी होती है, यानी या तो मृतोपजीवी की तरह व्यवहार करती है, या परजीवी। मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट, परजीवी यानी पैरासाइट। जो जलीय कवकें हैं, या तो वो मृतोपजीवी की तरह व्यवहार करेगी या परजीवी की तरह व्यवहार करती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं। मैस्टिगोमाइकोटीना, ठीक, मैस्टिगोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना, ये फंजाई के ग्रुप है, ग्रुप्स, समूह है। ठीक, ये फंजाई के दो समूह है, मैस्टिगोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना। इनको अपने सब डिवीज़न भी कहते हैं कि ये दो सब डिवीज़न है, भी सब डिवीज़न। ठीक, मैस्टिगोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना ये कवकों के दो समूह हैं, और इनको अपने जो टेक्निकल टर्म है इनके लिए वो होती है सब डिवीज़न की। ये दो सब डिवीज़न है। इनके कुछ सदस्य हैं, इनके कुछ सदस्य, ठीक, मैस्टिगोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना, इनके कुछ सदस्य हैं, क्या है भी, एक्वेटिक है, जलीय। ठीक, अब मैस्टिगोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना के जो उदाहरण है, यानी जो सदस्य है, मैस्टिगोमाइकोटीना के अपने देखेंगे 2-4 सदस्य, ड्यूटेरोमाइकोटीना के भी अपने 2-4 सदस्य देखेंगे।
कि कौन सी फंजाई है जो ड्यूटेरोमाइकोटिना में सम्मिलित की गई है, कौन सी फंजाई है मैस्टिकोमाइकोटिना में सम्मिलित की गई है। ऐसे उदाहरण आएंगे, वो अपने आगे देखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब अपने क्लासिफिकेशन करेंगे तब। ठीक, अगला देखिए, अगला है स्थलीय कवक टेरेस्ट्रियल फंजाई। बी अपना ए हो गया आवास में, बी है स्थलीय कवक टेरेस्ट्रियल फंजाई, टेरेस्ट्रियल फंजाई स्थलीय कवक। देखिए अनेक फंजाई स्थलीय आवासों में मिलती है, जैसे कि एगेरिकस, एगेरिकस ये एक फंजाई है और ये स्थलीय आवासों में मिलती है, ज़मीन पर मिलती है। ठीक, एगेरिकस की डिटेल भी अपने आएगी। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भैया, अगला जो मैं बता रहा हूँ 1 नंबर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ भी गया है। एक टर्म आती है समन रागी कवक। समन रागी कवक, कोप्रोफिलस फंजाई, कोप्रोफिलस फंजाई समन रागी कवक। देखिए पशुओं के गोबर पर वृद्धि करने वाली कवक, पशुओं के गोबर पर वृद्धि करने वाली कवक क्या कहलाती है? समन रागी कवक यानी कोप्रोफिलस फंजाई। उसका एक उदाहरण भी है, इसका उदाहरण है पाइलोबोलस, उदाहरण है पाइलोबोलस। ठीक, जो पाइलोबोलस है वो एक समन रागी कवक है। तो ये हो गया आवास, कवकों के विस्तृत लक्षण कर रहे हैं। पहला अपनों ने कर लिया आवास, कंप्लीट हो गया, अभी आवास इतना ही है। ठीक, आगे देखते हैं अपने अगला, यानी 1 नंबर था अपना आवास है, वो कंप्लीट हो गया है। दो नंबर है 1 नंबर आवास, जो अपनों ने कर लिया। दूसरा है थैलोइड बॉडी, थैलोइड बॉडी। थैलोइड शरीर, ये कवकों का दूसरा लक्षण है। आवास के बारे में उन्होंने देख लिया, अब है थैलोइड बॉडी। देखिए कवकों का शरीर थैलेनुमा होता है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक, कवकों का शरीर क्या होता है? थैलेनुमा। इसका मतलब भी बताया था, थैलेसलाई का क्या मतलब होता है। और कवकों का शरीर क्या कहलाता है? कवक जाल। और कवक जाल किसके बने होते हैं, या कवक जाल किसका बनता है? कवक तंतुओं का। और कवक तंतु क्या है? नलिकाकार धागे सदृश्य संरचना है, नलिकाकार धागे सदृश्य संरचना, जिसमें जीवद्रव्य भरा रहता है। तो अपने बात करें कि थैलोइड बॉडी क्या है। ठीक, अब देखिए थैलोइड बॉडी क्या है, ये मैंने आपको बताया था। थैलोइड बॉडी का मतलब है थैलेनुमा। ठीक, थैलेनुमा यानी कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर, ठीक, अगर चपटा है, जमीन की सतह के समांतर वृद्धि करता है, जमीन की सतह के समांतर वृद्धि करता है। ठीक, चपटा है, फैला हुआ है, पसरा हुआ है और जमीन की सतह के समांतर वृद्धि करता है कोई भी शरीर, तो उसको कहते हैं कि वो थैलेनुमा है। और जो कवक होते हैं ना, उनका जो शरीर होता है वो थैलोइड होता है, थैलेनुमा होता है। ठीक, और इसको जो शरीर है
जो थैलेनुमा होता है, ठीक, इसको अपन क्या कहते हैं, कवक जाल भी कहते हैं। और कवक जाल कवक तंतुओं से बनता है। कवक तंतु क्या है, नलिकाकार धागे सदृश संरचना जिसमें जीवद्रव्य भरा रहता है। तो ये हो गया, ठीक, जो थैलोइड बॉडी है उसके बारे में बेसिक जानकारी। अब देखिए एक बात और, मैंने आपको बताया कि फंजाई जो होती है ना वो सामान्यतः मल्टी सेलुलर है। अभी मल्टी सेलुलर है। फंजाई क्या है, फंजाई ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर है। लेकिन ईस्ट जो कि एक फंजाई है, ये यूनिसेलुलर है। अभी ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक। अब देखिए एक बात और, ईस्ट में मुकुलन की क्रिया तेज होती है। ईस्ट में मुकुलन यानी जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ईस्ट में मुकुलन यानी बडिंग की क्रिया तेज होती है, जिसके कारण आभासी कवक जाल जैसी संरचना बनती है। आभासी कवक जाल यानी एक कवक जाल सा दिखेगा अपने को, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है। क्योंकि फंजाई क्या है, जो ज़्यादातर फंजाई है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर है, ठीक। तो इसके द्वारा, क्योंकि चूँकि ये यूनिसेलुलर है, तो इसके द्वारा मतलब जो एक कवक जाल रूपी स्ट्रक्चर मिलेगी वो वास्तविक कवक जाल नहीं, आभासी कवक जाल है। तो मुकुलन के फलस्वरूप, क्योंकि जो कवक होते हैं उनमें तेजी से मुकुलन होता है, जिसके कारण आभासी कवक जाल बनता है। कैसे बनता है देखिए पहले वास्तविक फंजाई देखिए, इस तरह होगी वास्तविक फंजाई। वास्तविक फंजाई इस तरीके से, ये कवक जाल बन रहा है। अभी इसको आगे और बढ़ाओ, जैसे कितना ही कर दो सही, ठीक, ये कवक जाल हो गया। ठीक। अब ईस्ट में क्या है, ईस्ट में मुकुलन तेजी से होता है। जैसे ये मुकुलन अपनों ने दिखाया है, मुकुलन हो रहा है तेजी से। इस तरीके से तेजी से क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, बडिंग। इस तरह होती जाएगी ये। तो यहाँ पर भी मतलब अपने को ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी कवक जाल जैसी, लेकिन आपको पता है कि ये वास्तविक कवक जाल नहीं है, क्योंकि जो ईस्ट है एक कोशिकीय है और ठीक बारी बारी मुकुलन होने से, बड़ी तेजी के साथ मुकुलन होने से, ठीक इस प्रकार ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जालनुमा स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक, काफ़ी तेज मुकुल होने से कवक जाल जैसे स्ट्रक्चर बन गई, जिसको कहते हैं आभासी कवक जाल। ये वास्तविक कवक जाल नहीं है, वास्तविक कवक जाल ये है, ठीक, जो कवक तंतुओं की वृद्धि से बनता है, कवक तंतुओं की वृद्धि से बनता है वास्तविक कवक जाल। और यहाँ पर क्या है कि जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उनमें बारी बारी बडिंग की क्रिया हो रही है और इस कारण एक जाल सा बनेगा जिसको कहते हैं आभासी कवक जाल। तो ये हो गया ईस्ट का भी। ठीक, अब देखिए एक टर्म आती है पूर्णकाय फलिक फंजाई, होलोकार्पिक। ये थैलोइड बॉडी में चल रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। पूर्णकाय फलिक फंजाई, पूर्णकाय फलिक, होलोकार्पिक, होलोकार्पिक फंजाई। देखिए एक कोशिका फंजाई जो होती है उनमें क्या होता है, जनन के समय यही कोशिका जनन संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जो एक कोशिकीय फंजाई है
एक कोशिकीय फंजाई। इनमें क्या होता है, जनन के समय यही कोशिका जनन संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जनन संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, देखिए हमारी बात करें तो हमारे अंदर सैकड़ों तरह की कोशिकाएं हैं, ठीक है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो जनन का काम करती है, यानी जो गैमीट्स बनाती है, क्योंकि अपने मल्टी सेलुलर है, ठीक। तो अपनों में क्या होता है, अपनों में कायिक कोशिकाएं अलग होती है, जनन कोशिकाएं अलग होती है। ये जो स्किन की जो कोशिकाएं देख रहे हो ना आप, ये कायिक कोशिकाओं में आएगी, ठीक। और जो वर्षण है, अंडाशय है, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो जनन कोशिकाओं में आएगी, ठीक। तो हमारे अंदर क्या होता है कि यानी जो मल्टी सेलुलर है उनमें क्या होता है कि कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं, ठीक, अलग अलग होती है। लेकिन जो एक कोशिकीय फंजाई है, जैसे ईस्ट है, ठीक, अब कुछ समय के लिए तो ये मतलब सेल है, ये कायिक कोशिका की तरह व्यवहार करेगी, और कुछ समय बाद में यही कोशिका, मतलब अभी ये जो सेल है ना, वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, कायिक कोशिका की तरह, और कुछ समय बाद में यही कोशिका जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार के जो फंजाई है ना, उनको कहते हैं पूर्णकाय फलिक। यानी जो एक कोशिकीय फंजाई होती है उनमें क्या होता है कि जनन के समय यही कोशिका जनन संरचना में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये ईस्ट है, ये अभी तो एक कायिक कोशिका है, लेकिन जब जनन आएगा, जनन का पीरियड आएगा, तो जनन के समय यही कोशिका जनन संरचना या जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप या तो स्पोर्स बनते हैं या गैमीट्स वगैरह बनते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है, एक तो हो गया ईस्ट और दूसरा है सिनकाइट्रियम। एक उस ये ओलोकार्पिक पूर्णकाय फलिक का एग्जाम्पल एक तो हो गया ईस्ट, दूसरा है सिनकाइट्रियम, ठीक। अगली है अंशकाय फलिक। एक तो थी पूर्णकाय फलिक और दूसरी है अंशकाय फलिक। यू कार्पिक फंजाई, अंशकाय फलिक, यू कार्पिक फंजाई। क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय फंजाई है, मल्टी सेलुलर जो फंजाई है, इनमें शरीर का कुछ भाग ही जनन संरचना में परिवर्तित होता है। जो बहुकोशिकीय फंजाई होती है वो अंशकाय फलिक होते हैं, यूकार्पिक होती है। मतलब क्या है कि जो बहुकोशिकीय फंजाई होगी ना, उनमें शरीर का कुछ भाग ही जनन संरचना में परिवर्तित होता है। यानी बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं ही जनन संरचना में परिवर्तित होती है, ठीक। पूरा का पूरा जो शरीर है, पूरा का पूरा थैलस है, वो जनन संरचना में परिवर्तित नहीं होता, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर शरीर का थोड़ा बहुत भाग ही या कुछ कोशिकाएं ही जनन संरचना में परिवर्तित होती है, जनन में भाग लेती है, स्पोर या बीजाणु, ठीक, या गैमेट्स बनाती है। तो इस प्रकार की फंजाई है अंशकाय फलिक। उदाहरण है म्यूकर। उदाहरण क्या है भी? म्यूकर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।